हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने अपनी इस पूरी सीरीज में काफी सारे मुद्दों को समझा। इसके साथ ही हम विदेश नीति का विकास कैसे हुआ इस पे एंटर किए। विदेश नीति के विकास से पहले हमने पढ़ा कि आखिर विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, आंतरिक तत्व क्या होते हैं, बाह्य तत्व क्या होते हैं। बाह्य तत्वों में क्षेत्रीय वातावरण किस तरीके से विदेश नीति को प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं किस प्रकार विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। ये वाला जो मुद्दा है, यानी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं किस तरीके से विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, ये मुद्दा समझने के क्रम में हम बहुत डिटेल से उस समय की विश्व व्यवस्था, विश्व की घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष तौर पे वो घटनाएं जिन्होंने भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित किया है ना। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में हम यहां तक पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम को, वो लाजवाब है। बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है। हमारा पहला ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, लिमिटेड सीट बच गई हैं। याद रखिएगा 23 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बैच तो कल से शुरू हो चुका है। बैच शुरू होने में कोई वो नहीं है, लेकिन अभी तक एडमिशन इसमें 23 फरवरी तक ओपन है। 23 फरवरी के बाद ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये बैच क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच आएगा, है ना, जल्दी ही, लेकिन ये बैच क्लोज हो जाएगा। इसलिए जिस भी विद्यार्थी को कोर्स लेना है वो फटाफट स्टडी IQ की ऐप या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएं, कोर्स परचेज करें। और कोर्स परचेज करने से पहले आपको LD लाइव कोड का प्रयोग करना है। अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो टोटल फीस है वो मात्र 18,999 हो जाएगी। इस 18,999 में आपका PT, आपका मेंस, आपका एसे, CSET, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड होगा। आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, बहुत बेहतरीन एक टाइम फ्रेम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये कोड याद रखना है और फटाफट जाके कोर्स ले लेना है अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों, अक्सर आप PDF के बारे में पूछते हो, आपको PDF कहां से मिलेगा? तो PDF आपको मिलेगा ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, मेरे हिसाब से हमने ये सारे क्षेत्रीय वातावरण, क्योंकि हम बाह्य कारक पढ़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को कौन से बाह्य कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इसमें हमने क्षेत्रीय वातावरण के साथ ही हम बेसिकली अलग अलग फेज में जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं थी जो भारत को प्रभावित कर रही थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे, उन सारी घटनाओं को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने एशियन संबंध सम्मेलन से लेके बांडुंग सम्मेलन, भारतीय विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं थी उस समय, पंचशील समझौता, है ना, इसी के साथ चाइना से जो हमारा युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन आया, हमारी रणनीति में परिवर्तन आया कि भाई 1962 से पहले हम अपनी हार्ड पावर क्षमताओं पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, सेना पे, सेना के आधुनिकीकरण पे, सेना की क्षमता को बढ़ाने पे या सीमाओं की अवसंरचनाओं पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन 1962 के बाद एक शिफ्ट दिखता है हमारी नीति में, क्योंकि हमें एक युद्ध झेलना पड़ा चाइना के साथ और कहीं ना कहीं हम उस युद्ध में असफल हुए। तो उसने हमें हार्ड पावर क्षमताओं को बनाने की तरफ और ज्यादा आकर्षित किया। उसके बाद हमारी नीति में आपको ये सारी विषय वस्तु दिखेगी। ठीक है, इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से 10 उद्देश्य हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, और ये वही 10 उद्देश्य हैं जो बांडुंग सम्मेलन 1955 में निर्धारित किए गए थे। और ये भी कह सकते हो कि यदि हमारी फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत पूछे 1947 से लेकर 1961 तक, तो यही सिद्धांत है हमारी विदेश नीति के भी। ये मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुकी हूं। ठीक है,
यहां तक हमारा हो गया था भाई, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे कि चीन परमाणु अस्त्र विकसित कर रहा है, तो हमें भी परमाणु अस्त्र विकसित करने थे। 1974 में इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बाद का जो शिमला समझौता होता है, इस शिमला समझौते में क्या क्या बातों को ध्यान रखा गया, ये सारा का सारा इतिहास हम पढ़ चुके हैं। और साथ ही 1979 की जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इन घटनाओं से किस तरीके से भारत की विदेश नीति पे प्रभाव पड़ेगा, क्या ये घटनाएं थी, मैं हल्का हल्का आपको बता चुकी हूं। इसके साथ ही दोस्तों उसके बाद हम आते हैं इस मुद्दे पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबसे लास्ट वाला मुद्दा है, यहां से जुड़ता है। 1979 में यूएसएसआर क्या करता है, अफगानिस्तान पे धावा बोल देता है, आक्रमण कर देता है। अफगानिस्तान की लोकेशन मैंने आपको कल भी बताई थी। यदि हम अफगानिस्तान की लोकेशन देखें, मान लीजिए ये भारत है, यहां पे पाकिस्तान है, यहां पे अफगानिस्तान है। यदि यहां पे रशिया का कब्जा या रशिया का नेतृत्व स्थापित हो जाए, रशिया का प्रभाव स्थापित हो जाए, तो कहीं ना कहीं हिंद महासागर तक रशिया की उपस्थिति बढ़ जाएगी। ये हिंद महासागर है, यहां पे रशिया की उपस्थिति बढ़ जाएगी। तो ऐसे में यूएसए को रशिया के इस प्रसार को रोकना जरूरी है, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा है। यूएसए बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि यूएसएसआर हिंद महासागर तक अपना प्रभाव बढ़ाए। तो ऐसे में यूएसएसआर को पछाड़ने के लिए भरसक प्रयास करेगा। क्या प्रयास कर सकता है? तो डायरेक्ट युद्ध कर दे। डायरेक्ट युद्ध तो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं था, क्योंकि दोनों राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न है, एग्रेसिव होता। तो ऐसे में यूएसए ने हथकंडा अपनाया कि जो आप पाकिस्तान में धावा बोल रहे हो ना, हम यहां के मुजाहिदों को वित्तीय सहायता देंगे पाकिस्तान के माध्यम से। अब डायरेक्ट तो दे नहीं सकते सहायता, किसी कंट्री के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो किसके माध्यम से? पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने धन, सैनिक उपकरण, ट्रेनिंग, सब कुछ जितना हो सकता था अवेलेबल कराया यहां के मुजाहिदों को, और फाइनली यहां से यूएसएसआर को जाना पड़ा। लेकिन ये आज जो आतंकवाद आप देख रहे हो उसके पीछे का एक आधार भी है। ये वही मुजाहिद हैं जो आज आतंकवादी गतिविधियों को अलग अलग जगह अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, या देते रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक घटनाक्रम चला यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी, अब ये तो घटना है, लेकिन हमारी विदेश नीति या हमारी थॉट प्रोसेस पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ पे हम थोड़ा सा गुट निरपेक्ष से डगमगाते हुए दिखेंगे। कैसे दिखेंगे वो मैं बताऊंगी, उससे पहले ये समझ लो कि आखिर क्या क्या कर रहा था अमेरिका। इसे नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूं। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत आक्रमण के बाद पाकिस्तान के साथ सामरिक संबंधों का नवीनीकरण करेगा। नवीनीकरण किया। अफगानिस्तान में यूएसएसआर को उलझाने के अमेरिकी प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। भाई अमेरिका भरसक प्रयास करेगा कि यूएसएसआर वहां से हटे, यूएसएसआर का प्रभाव वहां से समाप्त हो। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को वित्त पोषण देगा, वित्तीय सहायता करेगा, सैन्य सहायता देगा, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो अफगान लड़ाके थे उनके माध्यम से सोवियतों के विरुद्ध भेजा जाना था। इन अफगान लड़ाकों को तैयार करना था पूरी तरीके से, इनको ट्रेनिंग देके, इक्विपमेंट्स देके, और यूएसएसआर के खिलाफ करने का प्रयास किया अमेरिका ने। अब देखो, ये तो एक घटनाक्रम है, किसी दिन मैं अलग से पढ़ा दूंगी कि क्या ये पूरा घटनाक्रम था। अभी हमें उस घटनाक्रम में जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये समझने की जरूरत है कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा था इस समय। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान को वित्तीय सहायता मिल रही है, पाकिस्तान को ट्रेनिंग्स मिल रही है, पाकिस्तान को सैन्य उपकरण मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वित्तीय सहायता का और सैन्य उपकरणों का भारत के खिलाफ तो यूज कर सकता है, हमेशा फिराक में रहता है। ये जो कश्मीर के माध्यम से घुसपैठ या राजस्थान के माध्यम से घुसपैठ के जो मुद्दे हैं, विशेषकर कश्मीर के माध्यम से, ये सोचा समझा एक षड्यंत्र के तहत होता है। इसके पीछे ऐसा थोड़ी ना है फंडिंग नहीं चाहिए, पैसा खूब चाहिए, खूब पैसा बहाता है पाकिस्तान। यहाँ पे तो पैसे की नदियां बहा रही थी, तो और ज्यादा यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। और आप एक दौर देखोगे 1985 के बाद से लगभग 1995-2000 तक कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पे आपको विरोधी मूवमेंट्स दिखेंगे,
बहुत बड़े स्तर पे विद्रोह दिखेगा, बहुत बड़े स्तर पे घुसपैठ दिखेगी, कहीं ना कहीं उसका जो ये फंडिंग थी इसका इंपैक्ट आपको कश्मीर के एरिया में भी दिखेगा। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखो, अब भारत चुपचाप बैठा रहेगा क्या? नहीं बैठेगा भाई, भारत भी तो कुछ प्रयास करेगा। अमेरिका तो इसके साथ आके मिल गया, तो हम क्या करें? हम यूएसएसआर के साथ अपने सैनिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, पाकिस्तान सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखने के उद्देश्य से भाई भारत को भी अपनी सैन्य श्रेष्ठता बनानी है, ताकि शक्ति संतुलन स्थापित हो सके कि अच्छा, ज्यादा जोश में मत आओ कि आपके पास ही हथियार हैं, हमारे पास भी हथियार है, हमारे पास भी ट्रेंड सोल्जर्स हैं, ट्रेंड सैनिक हैं, इसलिए आप भूल से भी ये मत भूल जाना कि आप भारत को हरा सकते हो। तो ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत थी, तो भारत ने यूएसएसआर के साथ निकट सैन्य सहयोग स्थापित किया, और कहीं ना कहीं यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध इस दौरान काफी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ गए थे। लेकिन एक बात हमेशा भूलनी है, हम ये नहीं कह सकते कि हम गुट निरपेक्षता के जो उद्देश्य थे उनसे डगमगा गए थे। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, गुट निरपेक्षता के उद्देश्य हमारे थे, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का एक परिणाम था कि हमें यूएसएसआर के साथ निकट सैन्य सहयोग स्थापित करना पड़ा। यहां पे आपको एक थोड़ा सा गुट निरपेक्षता आंदोलन में थोड़ा सा भटकाव जरूर दिखेगा। वो भटकाव क्या था? जैसे देखो, भारत को अफगानिस्तान में सोवियत कब्जे पर अस्पष्ट रुख बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे एक बात बताओ, मैंने आपको जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का मैं विकास क्रम बता रही थी तो मैंने बताया था, एक बार नेहरू जी ने कहा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब तटस्थ होना नहीं है, बल्कि जब कहीं भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हम सामूहिक तौर पे उसका विरोध करेंगे, और जहां जरूरत हुई हम अपने प्रयास करेंगे उस अन्याय को और उस अत्याचार को खत्म करने के लिए, कहा था। लेकिन 1979 में क्या हुआ? यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया। नैतिक तौर पे भारत को क्या करना चाहिए था? आप खुद बताओ। नैतिक तौर पे भारत को, या हम ये कह सकते हैं कि नैम के सिद्धांतों के अनुरूप भारत को यूएसएसआर का विरोध करना चाहिए था। यूएसएसआर का विरोध करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं के खिलाफ है, ये गुट निरपेक्षता के जो सिद्धांत है उनके खिलाफ है ना, ये नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, राष्ट्रहित मायने रखते हैं। और 1979 की इस घटना के समय चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ हो गए थे, तो हमें यूएसएसआर के साथ सैन्य सहयोग विकसित करने पड़े। तो ऐसे में हम एक तरफ तो सैन्य सहयोग विकसित कर रहे हैं, निकट सैन्य सहयोग विकसित कर रहे हैं यूएसएसआर के साथ, और एक तरफ हम आलोचना कर सकते हैं क्या यूएसएसआर की कि हटो, निकलो यहां से, जाओ। सोचो एक बार, यानी पाकिस्तान अमेरिका तो हमारे खिलाफ, भाई पाकिस्तान तो खिलाफ है ही, पाकिस्तान के साथ अमेरिका है, तो अमेरिका को अभी पाकिस्तान की जरूरत थी, तो पाकिस्तान भी अमेरिका के हिसाब से ही थोड़ा बहुत चलेगा। अब यूएसएसआर को भी अगर हम अपना दुश्मन बना लेते तो क्या वो एक बेहतर रणनीति होती? तो यहां पे हमको गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सिद्धांत हैं उनमें थोड़ा सा भटकाव नजर आता है। क्यों? क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पे यूएसएसआर का जो आक्रमण था अफगानिस्तान के ऊपर उसका विरोध नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा, ये जरूरत थी समय की। जैसे आप वर्तमान संदर्भ को देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में वार छिड़ा हुआ है, रशिया ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन के ऊपर। नैतिक तौर पे तो गलत है, हम नैतिक तौर पे हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए, है ना भाई। एक विश्व की महाशक्ति होने के नाते हम, और एक वसुधैव कुटुंबकम या हम बहुत पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करने के नाते हमें नैतिकता के आधार पे आलोचना करनी चाहिए साफ साफ रशिया की। लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम नैतिक तौर पे आलोचना करेंगे तो राजनीतिक तौर पे जो हमारे हित हैं यूएसएसआर से, वो हित पूरे नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आई? तो ये शिफ्ट हमेशा देखा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, राष्ट्रहित होते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोगों ने देख लिया कि भाई यहां पे भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसमें एक
शिफ्ट दिखा, एक चोट पहुंची उसको, क्योंकि हमने सोवियत संघ के कब्जे पर अस्पष्ट रुख बनाए रखा। 1983 में नैम का शिखर सम्मेलन होता है, बहुपक्षीय मंच का नेतृत्व पुनः संभालने का हमको अवसर मिला, जिसका भारत संस्थापक सदस्य था। फिर से नैम की बैठक होती है। यहाँ पे बेसिकली नैम का जिक्र इसलिए किया गया है कि हम नैम के सिद्धांतों से थोड़ा सा तो भटके, लेकिन हम नैम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें शामिल नहीं हुए। अब आप कहोगे कि मैम वो कैसे? देखो, यहाँ पे करने को तो ये हो सकता था ना, यदि भारत भी पाकिस्तान की तरह कमजोर सा राष्ट्र होता और कोई बड़ी शक्ति उसे अपने हितों के अनुसार प्रयोग करने का प्रयास करती, तो अगर भारत पाकिस्तान की तरह होता तो प्रयोग में हो सकता था। कैसे हो सकता था भाई? पाकिस्तान के साथ मिल गया यूएसए, अफगानिस्तान में जो भी ट्रेनिंग और वित्त और मुजाहिदों को खड़ा करने के लिए। इस पाकिस्तान के निकट है भारत। भारत की बहुत बड़ा, भारत का जो बहुत बड़ा, एक मिनट रुक जाइए, भारत का जो बहुत बड़ा भाग है वो समुद्र से लगता है। यानी यदि यूएसए सार के अकॉर्डिंग ही हम अपनी नीति को परिवर्तित कर देते, यदि हम गुट निरपेक्षता नैम के सिद्धांतों को पूरी तरीके से छोड़ देते, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर भारत के इस भूभाग का प्रयोग कर सकता था। यहां पे अफगानिस्तान में धावा बोलने के लिए, पाकिस्तान है ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में धावा बोलने के लिए जिस तरीके से यूएसए ने पाकिस्तान की धरती का प्रयोग किया अफगानिस्तान से किसको निकालने के लिए? यूएसएसआर को निकालने के लिए। उसी तरीके से भारत की धरती का प्रयोग कर सकता था ना यूएसएसआर, लेकिन कब कर सकता था? जब भारत नैम के उद्देश्यों को छोड़ता। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा बहुत डगमगाहट, थोड़ा बहुत शिफ्ट दिखेगा अपने राष्ट्र हितों के अनुकूल, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने राष्ट्रीय जो नैम है उसके उद्देश्यों को बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है, तो सारी चीजों को कोरिलेट करके हमें पढ़ना है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारे देश में राजनीतिक उथल पुथल होती है। 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी का कार्यकाल आता है। जैसे आपको एक बात देखने को मिलेगी कि हम कह देते हैं कि नेहरू की विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व ज्यादा थे, इंदिरा गांधी की विदेश नीति में हमें यथार्थवाद ज्यादा देखने को मिलेगा। यथार्थवाद का मतलब होता है शक्ति पे बल, अपने हितों को पूरा करना है किसी तरीके से, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है फालतू, है ना। और यथार्थवाद मैं अलग से भी बताऊंगी आपको, एक दिन टर्म्स की क्लास ले आती हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, किसी बच्चे का कल की क्लास में कमेंट भी आया था, तो मैं एक दिन ना इन टर्म्स की अलग से क्लास ले लूंगी, किसी संडे को क्लास ले लूंगी, टेंशन मत लो। अभी के लिए इतना समझो, राजीव गांधी की फॉरेन पॉलिसी में हमें दोनों का समावेश देखने को मिलेगा। हमें आदर्शवाद भी देखने को मिलेगा, हमें यथार्थवाद भी देखने को मिलेगा। जैसे राजीव गांधी का कार्यकाल आता है, राजीव गांधी यहां पे दो मेन काम करते हैं। एक तो अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है, आर्थिक उत्थान के लिए हम कह सकते हैं, आर्थिक प्रगति या आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास के लिए प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास के साथ साथ सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाएंगे, दोहरे काम करेंगे, सेना का आधुनिकीकरण भी करेंगे, आर्थिक विकास के काम करने का काम भी करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक क्षेत्र में शांति नहीं होगी, जब तक हम युद्धों में उलझे रहेंगे, हम आर्थिक विकास पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सीधी पॉलिसी थी राजीव गांधी की। इसलिए राजीव गांधी जब सत्ता में आते हैं तो चाइना से संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में 1885 में सार्क का गठन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमें देखना है 88 में बेसिकली चीन की यात्रा करते हैं ये। 1954 के बाद जब पंचशील समझौता हुआ था, है ना, 1954 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन की यात्रा होती है।
यानी हम चीन को यहाँ पे महत्व देंगे, क्योंकि हमें शांति स्थापित करनी है, हमें विश्वास बहाली के उपाय करने हैं ताकि हम विकास पे ध्यान केंद्रित कर सके। चीन की यात्रा करेंगे और जो वहां के राष्ट्रपति थे डेंग जियाओपिंग के साथ संपर्क स्थापित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं 1954 के बाद। ठीक है, ये आपको दिखेगा विदेश नीति में, आपको शिफ्ट दिखेगा यहाँ पे। 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का गठन करते हैं। सार्क के माध्यम से, शुरुआत में सार्क के 7 सदस्य थे, बाद में अफगानिस्तान उसमें शामिल हुआ है। सार्क सदस्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं पड़ोसी प्रथम की नीति, मिल के आर्थिक विकास करने की नीति, मिल के जितनी भी सामाजिक चुनौतियां हैं उनको, उनके समाधान की नीति, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने का प्रयास करेंगे सार्क के माध्यम से। सार्क तो एक अलग संगठन है, इसके ऊपर एक अलग क्लास होगी। यहां पे बस इतना समझो कि हमें यहां पे आदर्शवाद भी दिखेगा, यथार्थवाद भी दिखेगा। आदर्शवाद के तहत हम कह सकते हैं कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रयास कर रहे हैं। हम पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत अपने जो क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई राष्ट्र है उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लिख लेना भाई, मैं भूल जाती हूं बीच बीच में हटना, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके साथ ही यथार्थवाद में दिखेगा कि हम आर्थिक विकास पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी विषय व्यवस्था आपको यहाँ पे दिखेंगी, इस फेज में दिखेंगी। ठीक है, और क्या हुआ जी, इस अवधि में हम देखें तो पड़ोस में अत्यधिक सहभागिता का साक्षी बनी। हम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में चाइना के साथ, सार्क के माध्यम से अलग अलग पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास, और विशिष्ट तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी हम एक समझौता करते हैं जिसे बोलते हैं 1989 में परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करने का पाकिस्तान के समझौता करते हैं कि भाई आप हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पे हमला नहीं करेंगे, हम आपके परमाणु प्रतिष्ठानों पे हमला नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का भी एक समझौता होता है दोनों राष्ट्रों के दरमियान। कुल मिलाके आपको क्या देखने को मिल रहा है राजीव गांधी के काल में, और जो हमने एक आंतरिक तत्व पढ़ा था विदेश नीति के निर्धारक तत्व में, जब आंतरिक तत्व पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ रहे थे नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। तो नेतृत्व की भूमिका भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी, इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी, राजीव गांधी की क्या भूमिका थी, और ये पूरा क्रम आपको नरेंद्र मोदी तक देखना होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी समझौता कर लिया, चाइना के साथ भी कर लिया, सार्क बना लिया, और क्या करेंगे, श्रीलंका शांति समझौता 1987 में भारत श्रीलंका शांति समझौता करते हैं। और लिट्टे एक संगठन हुआ करता था। श्रीलंका और भारत संबंध जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको एक पृष्ठभूमि बताऊंगी। बेसिकली तमिल इल्म करके अल्पसंख्यक समूह है श्रीलंका का, तमिलों का, क्योंकि उनको उनके अधिकार नहीं मिले और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स थे श्रीलंका की पॉलिसी में, इसके कारण उन्होंने हथियार उठा लिए थे। और ऐसे में भारत ने श्रीलंका में शांति रक्षक बल भेजा था। कब? 1987 में, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा हमारे विदेश नीति में। जो हमारे वर्गों का एक अनुपात है वो कैसे प्रभावित होता है। अब एक बात बताओ, हमने श्रीलंका में सेना भेज दी, किसको दबाने के लिए? लिट्टे को दबाने के लिए, कहीं ना कहीं जो तमिल इल्म है। अब भारत में तमिलनाडु हमारा भाई बहुत महत्वपूर्ण भाग, क्या हमारा हिस्सा है। ऐसे में तमिलों के अंदर एक नकारात्मक परिदृश्य उत्पन्न होगा कि श्रीलंका की सरकार तमिलों के ऊपर अन्याय कर रही है, भाषा के आधार पे, आर्थिक आधार पे, निर्जातीय आधार पे। ऐसे में आप उस श्रीलंका की सरकार के साथ मिलके ही तमिलों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी झेलना पड़ा था राजीव गांधी को। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले थे, ध्यान रखिएगा। और फाइनली फिर इनकी हत्या भी होती है ना, एक तमिल व्यक्ति के द्वारा ही, ध्यान रखना। तो ये घटनाक्रम हो रहा था 1987 में। हमने क्या किया? शांति समझौता किया और वहां पे अपनी सेना भेजी। इसका एक दीर्घकालीन प्रभाव हमें दिखता है। ये दीर्घकालीन प्रभाव वगैरह ना जब श्रीलंका भारत संबंध पढ़ाऊंगी ना उस दौरान बताऊंगी। और क्या कर रहे थे हम अपने आस पड़ोस के लिए, ध्यान रखना। 1988 में भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से
मालदीव में तख्ता पलट के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की थी। हुआ क्या था, मोटा मोटा समझ लो। मालदीव में जो वहां के राष्ट्रपति थे उसके खिलाफ आतंकवादी पर्यटकों के तौर पे मालदीव में एंट्री कर गए और कहीं ना कहीं इन आतंकवादी संगठनों को मालदीव के ही कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त था। इन्होंने घेराबंदी कर दी हर जगह, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम हम कह सकते हैं कि जितने भी मेन बिल्डिंग, मेन ऑफिसेज, सबको बंधक बना लिया। और इनका यह कहना था कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद से हटें, और कहीं ना कहीं वहां के राष्ट्रपति को भी जान का खतरा था। सोचिए, एक राष्ट्र, उसके अंदर आतंकवादी गिरोह, आतंकवादी लोग बंदूक के दम पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश है। तो ऐसे में मालदीव ने अलग अलग राष्ट्रों से सहायता भी मांगी थी, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई किसी ने। लेकिन भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया 1988 में और सेना को भेजा मालदीव में, जिसमें नौसेना के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से, थल सेना को उतारा गया, ठीक है। बड़े स्तर का अभियान चला और हम इस अभियान में विजित हुए। हमने सबसे पहले वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया, फिर जितने भी कंट्रोल्ड एरियाज थे जो आतंकवादियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, उस नियंत्रण को छुटाया। बड़े स्तर पे वहां पे आतंकवादी मारे भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस ऑपरेशन में काफी हद तक सफल हुआ, क्योंकि भारत की सेना को नुकसान नहीं हुआ इस ऑपरेशन में, और बड़े स्तर पे भारत की छवि उभर के आई कि भारत सक्षम है अपने पड़ोसियों के हितों को पूरा करने के लिए। और भारत एक तरफा कार्रवाई करता है ऐसे मामलों में। यहां पे यदि आप चीन की पॉलिसी देखोगे ना, तो चीन, मैं भूल जाती हूं बीच बीच में हटना, तो इसलिए ना थोड़ा सा अचानक से हटती हूं, तो समझ जाया करो कि आ गया याद। वो एक मूवी देखी है आपने, कौन सी मूवी थी? अरे एक फनी मूवी है जिसमें भूला टाइप हो रखी हूं मैं। तो कमेंट्स आप लोगों के देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ बच्चे नोट्स बनाते हैं, नोट करते हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। तो लेकिन सॉरी, बीच बीच में याद आ जाता है तो मैं हट जाती हूँ। अब हट गई, देखो, ठीक है। ध्यान रखना, इस ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से हमने बहुत बेहतरीन एक प्रयास किया अपने पड़ोसी देश में जो तख्ता पलट से बचाने का या पड़ोसी देश के संरक्षण करने का। यहाँ पे भारत का महत्व काफी बढ़ गया था और भारत की काफी तारीफ हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे काम हो रहे थे। अब इतना ही काफी नहीं है। 1984 के बाद से, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, आपको बहुत सारे शिफ्ट देखने को मिले। सार्क बन गया, चाइना के साथ संबंध बेहतर हुए, पाकिस्तान के साथ परमाणु हथियारों पे हमला ना करने का समझौता कर रहे हैं, हम श्रीलंका में शांति मिशन भेज रहे हैं, हम मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से संरक्षण कर रहे हैं मालदीव का। यानी कहीं ना कहीं हम बड़े स्तर पे अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं विश्व में। हमने अपना प्रभाव स्थापित किया, हमने बेसिकली अपने जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को भी पूरा किया। विदेश नीति के जो उद्देश्य थे, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तो इन सारे कर्तव्यों का भी हम पालन कर रहे थे। लेकिन यहां पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि राजनीतिक, यदि हम आंतरिक तौर पे देखें तो भारत को इस दौर में वृद्ध राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता अनुभव करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे यहां पे उठ गए थे। जैसे बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठ गया था, प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर की अल्पकालिक गठबंधन सरकारों के साथ साथ भुगतान संतुलन का संकट हमें यहाँ पे बढ़ के दिखाई देने लगता है। 1990 में भुगतान संतुलन का मतलब आप इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे इतना समझ लो, यानी हमारे आयात करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं था। मुश्किल से 7 दिन या 10 दिन का आयात करने के लिए हमारे पास पैसा बचा था। ऐसे में हमें वैश्विक जो वित्तीय संस्थान है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जब उनसे सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसे तो सहायता देंगे नहीं, क्योंकि आपने 1990 के सुधार देखे होंगे भारत में। तो इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की एक शर्त थी कि हाँ, हम आपको पैसा देंगे, आपको पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको अपने देश के अंदर कुछ वित्तीय सुधार करने पड़ेंगे।
ठीक है, वित्तीय सुधार करने पड़ेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। तो इस क्रम में भारत फिर 1990 में बड़े स्तर पे वित्तीय सुधार करता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी आंतरिक नीति प्रभावित हुई, हमारी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक यानी आर्थिक आधार पे परिवर्तित हुई। क्यों? क्योंकि वैश्विक वातावरण ऐसा था और आंतरिक स्थितियां ऐसी थी कि हमें पैसे की जरूरत थी, और हमें पैसा वो जब तक नहीं देते तब तक नहीं देते जब तक हम सुधार ना कर ले। तो अंतरराष्ट्रीय वातावरण में बदलाव के साथ इन घटनाक्रमों ने भारत की विदेश नीति के अगले चरण को जन्म दिया। हम अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे कृपया करके बता दीजिए। अच्छा, मैं भूल गई कि ये रिकॉर्डेड क्लास हो रही है। एक्चुअली ये 2 क्लास रिकॉर्डेड आएंगी ध्यान रखिएगा, 2 क्लास रिकॉर्डेड होंगी। ये बाकी लिख लिया होगा आपने, मैं काफी देर हटी हुई थी, ठीक है। ये 2 क्लास रिकॉर्डेड होंगी, बाकी की सारी फिर लाइव चलेंगी। ये मत सोचना कि मैम अब रिकॉर्डेड भेजेंगी, लाइव नहीं आऊंगी। मैं लाइव ही आऊंगी, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तता थी, इसके कारण मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। मुझे भी रिकॉर्डेड क्लास में ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, बेसिकली रोबोट टाइप फीलिंग होती है, सामने कैमरा है, हम बोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच के पढ़ाती हूँ मेरे सामने सब बैठे हुए हैं, है ना, ठीक है। तो लाइव ही चलेंगी, घबराना नहीं है। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। एक बार मोटा मोटा यहां तक मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मेरी क्लासेस की ना एक विशिष्ट बात ये भी होती है, मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि बहुत तारीफ कर रही हूँ अपनी, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप क्लास में ही याद करके उठो तो ज्यादा बेहतरीन है, उसके बाद रिवाइज कर लो। तो समझो चीज को, रिवीजन बहुत जरूरी है। यहां से यहां तक एक बार हम ये देख लेते हैं फटाफट। मैं साइड हटके आप लोगों को, साइड हटके नहीं, यहाँ पे खड़ी होके बता देती हूँ, ठीक है। तो साइड हटके भी फिर अच्छा नहीं लगता है ना, आपको लगेगा कहां से आवाज आ रही है, भूतिया भूतिया टाइप की आवाज फील हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन स्क्रीन के पीछे से आवाज आ रही है, तो वो भी ठीक नहीं है ना। मैं यहाँ पे खड़ी होके पढ़ाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय वातावरण कैसे विदेश नीति को प्रभावित करता है। इस अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट रुक जाओ, इस अंतरराष्ट्रीय वातावरण में हमने देखा कि भाई भारत स्वतंत्र होता है 1947 में। उसके बाद भारत की परिस्थितियां अलग थी, भारत की प्राथमिकताएं अलग थी, भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, आंतरिक चुनौतियां थी, और गरीबी बहुत बड़ी चुनौती थी। हम कह सकते हैं कि असाक्षरता, निरक्षरता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में भारत हार्ड पावर पे बहुत ज्यादा बल नहीं दे सकता था, है ना। ये नहीं था कि हमारे पास जितने पैसे हैं सब सेना पे लगा दो। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पे एक प्रभाव दिखेगा कि हम अपने विदेशी जो राष्ट्र हैं, अपने पड़ोसी राष्ट्रों से बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम निर्णय लेंगे कि हम किसी गुट में शामिल ना हो। तो ये सारी विषय वस्तु मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 5 मिनट में एक बार बस इसे देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें रिवाइव हो जाएं। एशियाई संबंध सम्मेलन होता है, और साथ ही नेहरू जी इसमें कहते हैं कि भाई एक युग का अंत हो गया और हम नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। निष्क्रियता के लंबे अंतराल के बाद जो एशिया है फिर से विश्व का केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि विश्व की जो 2 बड़ी शक्तियां हैं वो एशिया के देशों को अपने अपने पाले में शामिल करने का हर संभव प्रयास करने को तत्पर हैं। इसके साथ यहाँ पे विदेश नीति की बड़ी विशेषताएं दिखेंगी कि हम बहुपक्षीय संस्थाओं का समर्थन करेंगे, यूएन का समर्थन करेंगे, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करेंगे कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना यूएसए में, ना यूएसएसआर वाले में, यानी ना पूंजीवादी में, ना साम्यवादी में। और साथ ही हम निरस्त्रीकरण की भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रस्ताव लेके आएंगे हम आयरलैंड के साथ 1952 में। यानी हम निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास शुरू से ही करते आए हैं, ये कोई नया प्रयास नहीं है। लेकिन जब आप 1968 में, अब आप समझ लोगे क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुकी हूं, जब आप 1968 में एनपीटी जैसी भेदभावपूर्ण संधियां लेके आओगे तो हम उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो सीधी सीधी भेदभावपूर्ण संधियां, और भेदभावपूर्ण संधियों को हम नहीं मानेंगे। या तो सबका परमाणु हथियार खत्म करो, है ना, ध्यान रखना। तो ये सारी आपको विशेषताएं दिखेंगी। फिर पंचशील समझौता होता है 1954 में, इसके 5 सिद्धांत मैंने आपको अच्छे से बताए। उसके बाद बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में, और इस 1955 के बांडुंग सम्मेलन में बेसिकली 10 सिद्धांत तय किए गए अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए, या अपनी विदेश नीति के तहत
इन 10 सिद्धांतों को आगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी सिद्धांत बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं 1955 के बांडुंग सम्मेलन में नैम का एक आधार रखा गया था। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारी हार्ड पावर क्षमताएं कम हुई, चाइना के साथ हमें युद्ध झेलना पड़ा 1962 में। 1962 में जब युद्ध झेलना पड़ा तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में फिर शिफ्ट देखेगा हम सैनिक आधुनिकीकरण पे, जो मैं बहुत डिटेल से बता चुकी हूं। 1961 में नैम स्थापित हो जाता है। इस नैम के अलग अलग उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूं, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि हमने जो निर्णय लिया अलग अलग सेना के आधुनिकीकरण का चाइना के युद्ध के बाद, वो हम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री गुट निरपेक्षता नीति का परित्याग नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें शीत युद्ध क्या नाम है देखने को, शीत युद्ध तो वैसे ही था 1945 के बाद से ही था। 1971 में हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध झेलना पड़ता है ना। और यहाँ पे पाकिस्तान चूंकि 1954 में ही सीटो सेंटो जैसी संधियों से जुड़ जाता है तो पाकिस्तान सैनिक तौर पे मजबूत हो रहा था, तो ऐसे में हमें भी सैनिक तौर पे मजबूत होने की जरूरत थी, तो हम उसी हिसाब से अपनी नीति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। 1965 का युद्ध देख लिया, अमेरिका यहाँ पे किस तरीके से पीछे हटा इस युद्ध से, ना उसने पाकिस्तान को समर्थन दिया ना भारत को समर्थन दिया, क्योंकि उस समय वो वियतनाम के युद्ध में व्यस्त था। तो पाकिस्तान चीन के निकट गया, तो जब पाकिस्तान चीन के निकट जाएगा तो ये सारी बातें मैं समझा चुकी हूँ। 1971 में हमारी 20 वर्षीय संधि होती है, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। तो निरंतरता के साथ परिवर्तन हमें हमारी विदेश नीति में यहाँ पे दिखेगा कि भाई हमें जब जरूरत पड़ी राष्ट्र हितों के अनुरूप तो हमने अपने संबंधों को किसी भी राष्ट्र के साथ बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन हाँ, हमने अपने बेसिक सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। हमने अपनी धरती का प्रयोग या अपने समुद्री क्षेत्र का प्रयोग किसी राष्ट्र को करने नहीं दिया, चाहे वो कितनी भी बड़ी महाशक्ति थी, चाहे वो यूएसए हो चाहे यूएसएसआर हो। डियागो गार्सिया में रह के भी यूएसए भारत की सीमा का प्रयोग नहीं कर पाया, या यूएसएसआर के साथ भले ही हमने 20 वर्षीय मैत्री संधि की, उसके बाद हम अपने सैनिक सहयोग को मजबूत बनाएंगे, लेकिन यूएसएसआर भारत के जो एरियाज हैं उनका प्रयोग करके अपने हितों को पूरा नहीं कर पाया। यानी कहीं ना कहीं भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन को छोड़ता नहीं है। हाँ, कुछ शिफ्ट आपको जरूर दिखेगा और वो जरूरी हो जाता है उस समय फॉरेन पॉलिसी में, जो मैंने आपको बताया। जैसे 1971 वाली बात मैंने बताई, शिमला समझौता होता है, शिमला समझौते के पूरा घटनाक्रम बताया, 1979 की 3 घटनाएं, और इसमें सबसे बड़ी घटना जिसका प्रभाव भारत पे डायरेक्ट पड़ता है 1979 में जब अफगानिस्तान पे यूएसएसआर हमला कर देता है, अमेरिका की सहायता पाकिस्तान को, पाकिस्तान का सशक्त होना। तो ऐसे में भारत के द्वारा यूएसएसआर के साथ अपने सैन्य संबंधों को और ज्यादा बढ़ा लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु, राजीव गांधी आते हैं। अर्थव्यवस्था और सैनिक आधुनिकीकरण की बात करेंगे। चीन के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के क्रम में 1985 में सार्क की स्थापना होती है। पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों पे आक्रमण न करने की संधि होती है। उसके साथ हम श्रीलंका के साथ शांति संधि करते हैं और शांति मिशन भेजते हैं वहां पे, जिसका एक दूरगामी प्रभाव भारत की पूरी नीतियों पे दिखता है। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से हम पड़ोसी के हितों को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आपको भारत की राजनीति में दिखेगी। बहुत सारे मुद्दे जो आंतरिक तौर पे परेशान कर रहे थे, भुगतान संतुलन एक बड़ा मुद्दा था, और भुगतान संतुलन के चलते हमें बड़े स्तर पे वित्तीय सहयोग की जरूरत थी। और वित्तीय सहयोग देगा कौन? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की शर्त थी कि भाई आप पहले आर्थिक सुधार करो, उसके बाद हम आपको अंतरराष्ट्रीय सहायता देंगे। तो ऐसे में हमें अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में अपनी आर्थिक नीति को परिवर्तित करना पड़ा, है ना, और वो हमारी जरूरत भी थी, हम ये कह सकते हैं। और फिर हम अगले चरण में पहुंच जाते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं अगले मुद्दे की, 1991 और उसके बाद व्यवहारिक विदेशी नीति का युग। हम व्यवहारिक विदेश नीति में पहुंच जाते हैं। क्या होता है 1990? यहां पे ना ये दशक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक तो शीत युद्ध की समाप्ति के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि पहले विश्व में 2 गुट थे। फिर वही याद आ रहा हूँ, मैं भूल जाती हूँ, नोट कर लो जल्दी जल्दी। मैं फिर आऊं सामने पढ़ाऊं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इसका ना। इसका या तो मैं ऐसा करती हूं, क्या करूं, सजेशन देना कमेंट बॉक्स में। अब लेकिन ऐसे नहीं अच्छा लगता है यार, मैं मान लो ऐसे अब पीछे से पढ़ा रही हूँ तो भूत, और ऊपर से मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, बताओ तो भूत वाली फीलिंग नहीं आएगी आप लोग? तो इसका कोई एक सटीक सॉल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा। लेकिन सुन लो पहले, देखो 1945 के बाद से विश्व में 2 दादा थे, यूएसए यूएसएसआर। यूएसएसआर का यहाँ पे पतन होता है, पतन के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और उसमें सबसे तात्कालिक कारण होता है गोर्बाचोव की 2 नीतियां, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका पे हम कभी और बात करेंगे। आर्थिक पुनर्निर्माण होता है, लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है। ऐसे में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 1990 में। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो विश्व की एक शक्ति रह गई, यूएसए। तो जब विश्व की एक शक्ति रह गई, सोचने की बात है, जब विश्व की एक शक्ति रह गई यानी उस शक्ति को तो किसी अन्य शक्ति से युद्ध का कोई बड़ा खतरा था नहीं। यूएसएसआर तो टूट गया, शक्ति क्षीण हो गई, आर्थिक व्यवस्था भी वहां की चरमराई, तो ऐसे में युद्ध का खतरा था नहीं। तो ये एक मौका था यूएसए के लिए अपने आर्थिक हितों को पूरा करना है, बड़े स्तर पे आर्थिक विकास करना है। और आर्थिक विकास करने के लिए बड़े स्तर पे आप हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके आप प्रोडक्शन बड़े स्तर पे बढ़ाओगे। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको बाजार चाहिए। बाजार कहां? अपने देश में भी बाजार चाहिए और विश्व के अन्य देशों में भी बाजार चाहिए। अब बाजार चाहने के लिए यह जरूरी था कि आप दूसरे देशों की आर्थिक नीतियों को अपने अनुरूप परिवर्तित कराओ। भाई एक बात बताओ, यदि अमेरिका 1990 से पहले के भारत में आके इतने आसानी से निवेश ला सकता था, क्योंकि बहुत सारे उलझने थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी एफडीआई के लिए, एफआईआई के लिए, फिर अपने सामान को लाने के लिए बहुत उलझने थी, बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया होती। तो ये केवल मैं भारत के संदर्भ में बता रही हूं। तो अमेरिका को ऐसे में सहयोग की बड़े स्तर पे जरूरत थी, मतलब सुधारों की बड़े स्तर पे जरूरत थी। तो अमेरिका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से यह प्रयास करेगा कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जहां पे अमेरिका के हित बड़े स्तर पे पूरे हो सकते हैं, वो अपने अपने बाजारों को खोलें, वो आर्थिक सुधार करने का काम करें। ये काम करेगा अमेरिका, और यही काम अमेरिका ने किया। मोटे तौर पे आपको एक पृष्ठभूमि समझ में आई, यानी इस दौर में आपको सोवियत संघ का विघटन दिखेगा, शीत युद्ध का अंत दिखेगा, भाई शीत युद्ध अंत हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन दिखेगा। अब जब इतना कुछ उथल पुथल हो रही है तो भारत वैसी ही फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा क्या जैसी वो 1990 से पहले अपनाता रहा है? नहीं अपनाएगा। भाई भारत की विदेश नीति में भी तो शिफ्ट आएगा, भारत की विदेश नीति भी तो परिवर्तित होगी समय काल परिस्थितियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वातावरण के अनुसार। चाहे वो इकोनॉमी पॉलिसी है, चाहे वो अन्य देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने की नीति है, पर परिवर्तित होगी। तो भारत की विदेश नीति भी इस पृष्ठभूमि में बदलती है। अनिवार्य हो गया था हमें अपनी विदेश नीति को बदलना, और कहीं ना कहीं अमेरिका के उत्थान ने विदेश नीति में विचारधारा की प्रासंगिकता के साथ साथ गुट निरपेक्षता के विकल्प पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। जैसा कि मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था कि जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है और गुटों की जो प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है कि भाई देखो, आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बनाया था? जब विश्व में 2 गुट थे, उन गुटों से निरपेक्ष रहने के लिए आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था। अब जब गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व रहा? तो इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन उठने लगे थे। इसे मैं डिटेल में तो आपको एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर पूरी क्लास लूंगी, ध्यान रखना 2 क्लास में जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरा, तब डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन यहां पे बस एक सामान्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। पहले विश्व के 2 प्रधान थे, यूएसए और यूएसएसआर। यदि हमें यूएसए की तरफ से खतरा होता तो हमें यूएसएसआर बचा सकता था, और अगर हमें यूएसएसआर की तरफ से खतरा होता तो हमें यूएसए बचा सकता था। हमें का मतलब है दक्षिण एशियाई देशों को, या फिर जो
नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, एशियाई अफ्रीकी राष्ट्र थे, उन सब की बात हो रही है। अब विश्व का एक प्रधान रह गया। अब यदि वो हमारे उत्पीड़न का या हम कहें हमारा शोषण करने लगे तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं हुआ, मतलब जो ये बोल रहे थे ना अप्रासंगिक हो गया है, उनके आलोचकों का ये कहना था कि देखो भाई, थोड़ा आप सोचने के संदर्भ में गलती कर रहे हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं हुआ है, बल्कि वर्तमान संदर्भ में तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको इस काल में देखने को मिलेंगे। आर्थिक मोर्चे पे यदि बात करें तो 1991 में खाड़ी युद्ध शुरू हो जाता है। तो जब खाड़ी युद्ध शुरू हो जाता है तो हमें अभूतपूर्व भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ता है। खाड़ी युद्ध आप लोगों को डिटेल से मैं बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझो, मध्य जो पूर्व कंट्रीज है उनमें युद्ध शुरू हुआ, सऊदी अरब वगैरह में। अब जब यहां पे शुरू होगा तो तेल का एक बड़ा सोर्स है हमारे लिए, तेल महंगा हो जाएगा, पैसा है नहीं, तेल और ज्यादा महंगा हो गया। तेल आर्थिक आवश्यकताओं की सबसे जरूरी चीज है, तो ऐसे में सारी चीजें इंटरलिंक है। तो ऐसे में हमें अपनी आर्थिक नीति को परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि अपने भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए हमें बड़े स्तर पे आर्थिक सहायता की जरूरत थी, है ना। तो इसीलिए हमारी आर्थिक नीति में भी हमको शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की अर्थव्यवस्था रूपांतरित करने के लिए अब यहां पे प्रयास शुरू होंगे। तो हम क्या क्या करेंगे, यानी हम वो प्रयास करेंगे कि भाई एफडीआई बहुत जरूरी था हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए, या हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए एफडीआई जरूरी था। एफडीआई के साथ साथ हमें आकर्षक बनाने के लिए भारत को बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े। और क्या क्या परिवर्तन हमने किए, तो भाई हमने आयात प्रतिस्थापक औद्योगिकीकरण की रणनीति पर विराम लगा दिया। पहले हम रणनीतियां अपनाते थे कि भाई आयात को हम कम से कम रखेंगे, आत्मनिर्भरता की तरफ हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, है ना। और जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थी वो बहुत ज्यादा कठोर हुआ करती थी। ऐसे में किसी राष्ट्र के लिए आसान नहीं था एफडीआई भारत में लेके आना। तो हमने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। हमने विशाल सार्वजनिक क्षेत्र जो था, भाई पहले आप इकोनॉमी का यदि आप प्रपोर्शन देखोगे तो आपको ज्यादा बड़े बड़े जितनी भी कंपनी है, बड़े बड़े जितने भी संगठन है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के दिखेंगे। तो अब हम उसका पुनर्गठन करना शुरू करेंगे, उसका विनिवेश करना शुरू करेंगे, निजीकरण को बढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। और इसी के साथ जो हमारे नियम होते थे, जैसे लाइसेंस राज, परमिट राज बोलते थे, कोटा की पिछली व्यवस्थाओं को समाप्त करेंगे और भारत आर्थिक और रणनीतिक लाभ के लिए, ये तो फिर एक अगला पॉइंट हो गया। यानी हमने इस दौर में, जैसा कि पृष्ठभूमि में मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, बड़े स्तर पे आर्थिक सुधार करने का काम करेंगे, है ना। आयात प्रतिस्थापक रणनीति, ये सब आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इकोनॉमी समझाने लग जाऊं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मोटे तौर पे आप ये समझो कि जितनी भी हमारी आर्थिक नीतियों की कठोरता थी, लाइसेंस राज था, परमिट राज था, उसको हमने समाप्त किया, सरलीकरण किया, नियमों को सरलीकृत किया। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन है उनका विनिवेश करना शुरू किया, हमने निजीकरण को बढ़ाया, हमने उदारीकरण हम लेके आए और हमने वैश्वीकरण को अपनाया। यानी एलपीजी की अवधारणा को हमने यहाँ पे अपना लिया। और एलपीजी की अवधारणा को अपनाना कहीं ना कहीं उस समय की जरूरत भी थी, क्योंकि हमें वित्तीय सहयोग चाहिए था, और वित्तीय सहयोग तब मिलता जब हम एलपीजी जैसी अवधारणा को अपनाते। तो वो हमने अपनाया। बात समझ में आई यहां तक? यानी हमारी विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय वातावरण से डिसाइडेड हो रही है। और हम क्या करेंगे इस दौर में, ध्यान रखना, आर्थिक और रणनीतिक लाभ के लिए हम दक्षिण पूर्व एशिया की ओर मुड़ेंगे। हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करेंगे। हम आसियान के साथ अपने संबंधों को बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं इस दशक में। हम लुक ईस्ट, अभी तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, मैं बताऊंगी डिफरेंस क्या है लुक ईस्ट में, एक्ट ईस्ट में। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि पूर्व की ओर देखो की नीति हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई कि भाई हमें पूर्व की ओर देखने की नीति पे हमने यहाँ पे बल दिया। इसके साथ ही ये वही है, 1991 के बाद लुक ईस्ट पॉलिसी हमने आरंभ की। जहां ये परिवर्तन जारी थे, वहीं 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया,
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ओस्लो समझौते के संदर्भ में इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों का उन्नयन करके राजदूत स्तर का कर दिया। जब मैं आप लोगों को इंडिया इजराइल संबंध आज की डेट में काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि बड़े स्तर पे हम अलग अलग क्षेत्रों में संबंधों को साझा करते हैं इजराइल के साथ, तो जब मैं आप लोगों को इजराइल और भारत के संबंध पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। लेकिन यहां इतना समझो कि 1990 से पहले इजराइल के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध नहीं थे। इन संबंधों को पहली बार राजदूत स्तर का किया हमने, यानी पहली बार हमने संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास किया 1991 के बाद। ठीक है, यानी इजराइल के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर बना रहे हैं। और उसमें भी पहले क्या होता था ना, पहले उसको एक टर्म बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, मेरे को वो टर्म याद नहीं आ रहा है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। ध्यान रखना, पहले ये होता था कि भारत का कोई यदि प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे जाता था तो उसके लिए अनिवार्य होता था कि वो फिलिस्तीन भी जाए, बैलेंस स्थापित करना होता था। फिलिस्तीन जाता था तो ये जरूरी होता था इजराइल भी जाए, ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वर्तमान में क्या नीति है हमारी? वर्तमान में हम इस पॉलिसी को छोड़ चुके हैं। हम यदि आज इजराइल की यात्रा पे जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम फिलिस्तीन को अच्छा फील करवाने के लिए फिलिस्तीन भी जाएंगे। हम फिलिस्तीन जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इजराइल जाएंगे। तो हमारी नीति में ये शिफ्ट भी आपको देखने को मिलता है, हालांकि ये बहुत बाद में देखने को मिलता है। यहां के लिए आप इतना समझो कि हम कहीं ना कहीं 1991 के बाद से इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे थे, आसियान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे थे, पूर्व की और देखो की नीति का विस्तार कर रहे थे। उसका एक आधार भी है। क्यों पूर्व की ओर देखो की नीति को विस्तारित कर रहे थे? भाई आर्थिक सुधार करेंगे, निवेश आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमें भी तो बाजार चाहिए। कहां पे मिलेगा? दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा बाजार केंद्र है तो हमें भी बाजार मिलेगा। और भी बहुत सारे रीजन थे जो हम पढ़ेंगे जब आसियान पढ़ेंगे उस समय। इसलिए थोड़ा सा ना धीरे धीरे पढ़ो। अब एक ही बार में अब आप कहोगे मैम आसियान पढ़ा दो, फिर कहोगे मैम सार्क पढ़ा दो यहीं पे, मैम शीत युद्ध बता दो यहीं पे, तो हर चीज पॉसिबल नहीं होती है ना। अभी एक विकास क्रम पढ़ रहे हो और जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है, जैसे सार्क है, आसियान आपने देखा, नाटो आपने देखा, आपने नाटो हम अलग से पढ़ेंगे, अब वर्तमान में इंपॉर्टेंट हो गया है। यूक्रेन रशिया वार के बाद से नाटो महत्वपूर्ण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये सब हम टॉपिक अलग अलग भी पढ़ेंगे, तो तनाव नहीं लेना है। ठीक है, यहां तक काम हो गया भाई। अब चीन के साथ भी हमारी जो पॉलिसी थी वो राजीव गांधी के काल वाली ही जारी रही, यानी कहीं ना कहीं इस समय जो प्रोसेस राजीव गांधी ने शुरू की थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की, आर्थिक विकास में दोनों देश मिलकर काम करें, तो वो प्रक्रिया आपको 1991 के बाद भी देखने को मिलेगी। 1993 में हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन की यात्रा करते हैं। भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने का ऐतिहासिक समझौता करते हैं। यानी LAC ये क्या है, ये भारत चीन संबंधों में पढ़ेंगे। LAC यानी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है दोनों देशों के बीच, वहां पे शांति हो, वहां पे स्थिरता हो, उसको लेके दोनों राष्ट्र एक ऐतिहासिक समझौता करते हैं। साथ ही इसके बाद 1996 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा होती है और सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली उपाय। याद रखना ये वर्ड है ना, ये आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बार बार प्रयोग करोगे, जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, या इसे बोलते हैं विश्वास बहाली उपाय। इसे हमेशा प्रयोग करोगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है कि हम विश्व के अन्य देशों के साथ जो विश्वास बहाली उपाय हैं उन पे काम करें। तो चाइना के साथ विश्वास बहाली उपायों पे यहाँ पे काम किया जा रहा था बड़े स्तर पे। इस समझौते पे भी हस्ताक्षर किए गए, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने का प्रयास किया गया, और साथ ही सैन्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के प्रयास किए जाने पर समझौता हुआ। साथ ही हम इस दौरान देखेंगे कि भारत की विदेश नीति के केंद्र में पड़ोसी प्रथम की नीति मुख्य तौर पे आ गई। यानी हम अपने पड़ोसियों के विकास में, अपने पड़ोसियों के उत्थान में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारी जो विदेश नीति निर्धारित होगी वो पड़ोसियों को ध्यान में रख के होगी। तो कहीं ना कहीं 1996 का गुजराल सिद्धांत इसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंबित साबित होता है, और इस गुजराल सिद्धांत को दिया था हमारे विदेश मंत्री थे उस समय के इंद्र कुमार गुजराल। ये गुजराल सिद्धांत
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनको इस तरीके से नहीं रटना कि 1996 में गुजराल सिद्धांत ना, गुजराल सिद्धांतों को हम अपनी आंसर राइटिंग में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। मान लो पड़ोसी प्रथम की नीति के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो क्या हो पड़ोसी प्रथम नीति, क्या करें हम पड़ोसियों के साथ, है ना, तो उसके संदर्भ में गुजराल सिद्धांत काफी मायने रखता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो हम उसके संदर्भ में गुजराल सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है 1991 के बाद? भाई एक ध्रुवीय विश्व आ गया, विघटन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, विदेश नीति परिवर्तित हुई। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं गुट निरपेक्षता के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। आर्थिक मोर्चे पे हम पहले ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। ऊपर से हम कह सकते हैं कि 1991 में क्या हुआ, 91 में खाड़ी संकट आ गया, तेल के दाम बढ़ गए, वैसे ही भुगतान असंतुलन है, तो हमें और ज्यादा आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ी क्योंकि पैसा चाहिए था। तो ऐसे में आर्थिक सुधार करेंगे भाई, हमने ये इस स्तर पे आर्थिक सुधार किए। हमने अलग अलग देशों के साथ अपने संबंधों को पुनरीकृत किया, हमने अलग एक संरचना दी अपने अलग अलग देशों के साथ संबंधों को। जैसे हमने आसियान के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में प्रयास किए, हमने पूर्व की ओर देखो की नीति बनाई। इसके साथ ही हम इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इस दौर में हम चाइना के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का जो प्रयास राजीव गांधी ने शुरू किया था, उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम CBM से लेके, विश्वास बहाली उपायों से लेके, और LAC की शांति और स्थिरता को लेके चाइना के साथ समझौते कर रहे हैं इस दौरान। यानी मोटे तौर पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी 1991 के बाद भी दिखती है, ये पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से प्रभावित नहीं हो रही थी क्या, है ना? तो टॉपिक हमेशा याद रखना है कि हम किस टॉपिक के संदर्भ में ये पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे चाहती तो फट 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 निकल जाती, लेकिन एक कंसेप्ट, एक पूरा घटनाक्रम आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चल रहा था, कैसे हुआ। इसके बाद शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तो मैं बताऊंगी कि कैसे हुआ कि भाई 1945 से लेके 90, 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 2010, 10 से 22 आराम से पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी आपको एक पूरी की पूरी पृष्ठभूमि कवर होगी, मोटा मोटा ये पता लग गया हाँ विश्व में क्या चल रहा था, है ना। तो पढ़ने का यही तरीका होता है। यहां से अगली क्लास हम कल करेंगे गुजराल सिद्धांत के बाद से, ठीक है। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लग रही है, वास्तव में सब कुछ यहाँ फिक्स हो रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें, तो वीडियो को लाइक कर दो। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने फेसबुक, ट्विटर, अपने दोस्तों को बोलो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो स्टूडेंट के ग्रुप हैं, जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे शेयर करें। ध्यान रखना दोस्तों, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और इसके साथ ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम को दिया है। हमारा ये जो बैच है ये शुरू हो चुका है। 23 फरवरी तक लास्ट एडमिशन होगा। 23 फरवरी से पहले यदि आप एडमिशन लेते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज ये बैच क्लोज हो जाएगा। लिमिटेड सीट बच गई हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लीजिए। और एडमिशन लेने के लिए आपको स्टडी IQ की ऐप या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक होगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस बैच को परचेज करने वाले पेज पे। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो एक कोड पूछेगा, और कोड आपको यूज करना है LDLIVE, यानी LD लाइव कोड का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा बैच 18,999 रुपए में मिल जाएगा। एक सही दिशा में तैयारी करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हमारी सफलता, थोड़ा पढ़ के हमको सफलता नहीं मिलती है। पढ़ने के लिए, सफलता के लिए बहुत बड़े स्तर पे तैयारी करनी होती है, और सही दिशा और सही मार्गदर्शन में तैयारी करनी होती है। और ये सब कुछ आपको स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम उपलब्ध कराएगी, ठीक है। होप। अच्छा हाँ, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। PDF मिल जाएगा, इसका कंप्लीट PDF मिल जाएगा भाई, आज मिल जाएगा आपको इसका कंप्लीट PDF। ध्यान रखना, जितना मैंने पिछला पढ़ाया है ना, वो पूरा PDF एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे Instagram और Facebook पेज ललिता दहिया अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। फिर से नहीं बोलूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। कल की क्लास भी रिकॉर्डेड ही आएगी। मंडे से हम अपनी लाइव क्लास फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।